हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और हमारा चैप्टर था एवोल्यूशन। ओके, और ये जो चैप्टर है हमारा एवोल्यूशन, इस चैप्टर में हमने 3-4 टॉपिक कवर्ड अप कर लिए थे। मैंने कहा था इस चैप्टर को हम लोग 3-4 भाग में पढ़ने वाले हैं। जो पहला वाला भाग था, मैंने आप लोगों को कहा था दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने देखा कि यूनिवर्स किस तरह से ओरिजिन हुआ, फिर हमने देखा सोलर सिस्टम किस तरह से ओरिजिन हुआ, फिर हमने कुछ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा, जिसमें हमने जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन देखा, कॉस्मोजोइक थ्योरी देखा, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस देखा हमने। फिर हमने जो है आप लोगों का जो है एक ऐसा थ्योरी भी पढ़ा था, थ्योरी ऑफ बायोजेनी या फिर बायोकेमिकल थ्योरी हमने पढ़ा था, जहां पर हमने देखा कि हमारे प्लेनेट अर्थ में किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल है, सबसे पहली बार हमारे प्लेनेट में सेल कैसे बना, क्योंकि सेल ही है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जिससे पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, लाइफ बनता है या फिर पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, सो दिस इज इन आवर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, दैट इज आवर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आपका हमारा जो एंशिएंट अर्थ था, उस एंशिएंट अर्थ में क्या हुआ था, जो भी डिप्रेशन वगैरह थे हमारे एंशिएंट अर्थ में, वहां पर जो ओशियन बना था, जो ओशन बना था, वो ओशन किसकी तरह काम कर रहा था। इस ओपेरिन एंड हेल्डेन ने इस ओशन को नाम दिया था हॉट डाइल्यूट सूप। ये जो ओशन था, ये हॉट डाइल्यूट सूप की तरह काम कर रहा था, और इसी ओशन में हमारे क्या हुआ करते थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। यहां पर हमारे जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, और कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे यहां पर, जैसे कि अगर मैं कहूं मोनोसैकेराइड भी हुआ करते थे, यहां पर मोनोसैकेराइड हुआ करते थे, यहां पर पॉलीसैकेराइड हुआ करते थे, यहां पर अमाइनो एसिड हुआ करते थे, यहां पर प्रोटीन्स हुआ करते थे, यहां पर न्यूक्लिक एसिड भी आपको मिल रहा था, यहां पर लिपिड भी आपको देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पे जो ओशियन था, उस टाइम पे जो ओशन था इज एक्टिंग एज अ हॉट डाइल्यूट सूप, ऐसा ओपेरिन एंड हेल्डेन ने कहा था। और यहीं पर ही जो है बहुत सारा रिएक्शन हुआ अल्टीमेटली, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हुआ, सेल का फॉर्मेशन हुआ। और सेल के फॉर्मेशन के लिए जो थ्योरी है या फिर उस टाइम पे जो इवोल्यूशन हुआ एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आज हम इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो जिनाब कह रहे हैं हाय सर, हेलो, जुड़े रहिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन समझिए। ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पूरे ओशन में उस टाइम पे कुछ इनिशियल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, और उन इनिशियल मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते थे प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है ना। ये लेक्चर जो है 20 मिनट का लेक्चर होगा, ध्यान से सुन लीजिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ओशन में उस टाइम पे किसका फॉर्मेशन हो, इन द ओशन, ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक molecules in the ocean, okay, there were formation of protozoans in the ocean. Later on there were या फिर there was formation of प्रोटोबायोन्ट्स। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है ना।
तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होने के बाद ओशन में क्या बने बच्चों? प्रोटोबायंट्स। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, बायोन्स मतलब लिविंग थिंग जैसा ही, लिविंग सेल जैसा ही, नॉट हम उसको एग्जैक्टली लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है ना। लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल से होना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल से शुरुआत होनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं एक दो कैरेक्टर जिसका एक लिविंग सेल के साथ आपका मैच कर रहा हो। फिर लेटर ऑन उसी में ही इवोल्यूशन आता जाएगा और वो लेटर ऑन आपका क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहां पर जो ये प्रोटोबायंट्स थे ये दो तरह के थे। दिस प्रोटोबायंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये प्रोटोबायंट्स दो तरह के हुआ करते थे। ठीक है ना, कौन कौन से तरह के हुआ करते थे? आपको जैसे किताब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो पहले वाले को कहते हैं क्वासर्वेट्स। फर्स्ट टाइप वाज योर क्वासर्वेट्स। पहले तरह के वाले तो थे क्वासर्वेट्स, और दूसरे तरह के जो आपके बने थे वहां पर समंदर में, उनको कहते थे हम लोग माइक्रोस्फीयर्स। अब इन्हीं में से एक ऐसा था जिसने आपका क्या किया? इट गिवन राइज टू द सेल, या फिर उससे लेटर ऑन जो है सेल बना। तो वो कौन सा था हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ओके। रुखसाना जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां पर इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं जो बच्चे लेट आए हैं, तो हम लोग यहां पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं जब समंदर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए थे। जैसे कि लास्ट में आपको ओपेरिन एंड हेल्डिन का किस तरह से मिलर और उरे ने लेबोरेटरी में उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, वो मैंने बताया था आपको। और उस समय ओशन में हमको बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे थे, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द ओशन एट दैट टाइम। ओके, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमको मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ओके, नाइट्रोजनस बेसेस, लिपिड्स, एवरीथिंग हमको वहां पर देखने को मिल रहा था। ठीक है ना। और लेटर ऑन समंदर में इन्हीं ऑर्गेनिक चीजों से आपका क्या बना? प्रोटोबायंट्स बना। मतलब कुछ लिविंग सेल से मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से दो था क्वासर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। इनको लेबोरेटरी में भी जो है हमने बना के देखा। हाँ, लेबोरेटरी में भी ये बने, लेबोरेटरी में भी इनको बना के देखा गया आपका। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वासर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं क्वासर्वेट्स के बारे में बताता हूं। ओके, तो क्वासर्वेट्स कैसे बने? क्वासर्वेट्स बने लार्ज प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर। दे आर मेड अप ऑफ लार्ज प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड। ये बने लार्ज प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड। कोलोइडल नेचर था इनका, कोलोइडल नेचर, एंड क्विकली डिस्पर्स्ड। दे क्विकली डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब ये जल्दी जल्दी टूट जाते थे। लेबोरेटरी में भी क्या कहते हैं, समुद्र में उस टाइम पे क्या बने? प्रोटोबायंट्स। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रोटोबायंट्स मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेल से मिलते जुलते थे लेकिन सेल नहीं थे आपके, याद रखना। ठीक है ना। तो पहले वाले थे दो तरह के थे, एक तो था क्वासर्वेट्स, दूसरा था माइक्रोस्फीयर्स। तो क्वासर्वेट्स क्या थे? लार्ज प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि समंदर में ये दोनों चीजें अवेलेबल थी। इनका नेचर कोलोइड की तरह था। कोलोइड क्या होता है आप लोग को पता होगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो एक स्पेयर की तरह होगा, एक सॉल्यूशन में सबसे अलग होगा आपका वो। ठीक है ना। लेकिन ये जो कोलोइड की तरह तो थे लेकिन ये टूट जाते थे, ये स्टेबल नहीं थे, ये टूट जाते थे आपके, और टूट के दोबारा समंदर के पानी में ही मिल जाते थे। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर तो क्योंकि स्टेबल नहीं है तो इससे आपका सेल नहीं बन सकता, ऐसा जो है साइंटिस्ट लोगों ने आपका कंक्लूड किया। और लेबोरेटरी में भी जब हमने देखा लार्ज प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड को हमने मिक्स करके देखा बहुत स्पीड में, ठीक है ना, तो क्वासर्वेट्स बने और ये लेबोरेटरी में भी डिस्पर्स हो जाते थे। और इनसे जो है हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि फ्यूचर में जाके ये आपका कोई सेल बनेगा। अब दूसरा जो यहां पर प्रोटोबायंट्स बना था, दैट वाज द माइक्रोस्फीयर। इसके बारे में जानते हैं। अब ये माइक्रोस्फीयर कैसे बना? ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इन सब के मिक्सचर से बना। ठीक है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर of organic compounds
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर से बना, ये भी पॉसिबिलिटी थी क्योंकि उस टाइम पे ओशन में बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपका क्या हो गया था, फॉर्मेशन हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका मिक्सचर से बने। और उस टाइम पे एनर्जी भी बहुत ज्यादा था, जैसे कि लाइटनिंग से भी इनको एनर्जी मिल रहा था, जो लाइटनिंग था वो समंदर में आके ही गिर रहा था आपका, तो उससे उनको हीट एनर्जी मिल जाता था, है ना। अर्थ का खुद का टेम्परेचर, वहां से भी उनको जो है हीट एनर्जी आपका मिल रहा था, ठीक है ना। तो उनसे कुछ स्ट्रक्चर बने जिनको माइक्रोस्फीयर कहा गया। इस तरह के स्ट्रक्चर बने, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बने समंदर में जिनको माइक्रोस्फीयर कहा। अब इस माइक्रोस्फीयर की खास बात यह थी कि इनके बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन आ गया था, इनके बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन आ गया था, ये खास बात है। ये जैसे कि आज के सेल्स में आपका सेल वॉल नॉट सेल वॉल, आज के मॉडर्न सेल में जैसे कि आपको यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, जो सेल के अंदर के कंटेंट को लॉक करके रखता है आपका, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने देता है। तो कुछ उसी तरह का, सिमिलर उस तरह का नहीं, कुछ इसी तरह का प्रिमिटिव स्टेज में एक लिपिड का मेम्ब्रेन आ गया इसके बाहर, जिसके कारण ये जो माइक्रोस्फीयर थे ये अब स्टेबल थे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द क्वासर्वेट्स। मेरे बात को समझ पा रहे होंगे शायद आप लोग, है कि नहीं। तो अब ये जो माइक्रोस्फीयर थे ये स्टेबल थे क्योंकि इनके बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन था। और बच्चों इनको भी जो है लेबोरेटरी में बना के देखा गया। जब लेबोरेटरी में हमने बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक साथ हीट करके देखा हमने, तो माइक्रोस्फीयर जैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। आज भी ये एक्सपेरिमेंट आप अपने लेबोरेटरी में कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एनर्जी मैंने जैसे कि कहा, सनलाइट वगैरह था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह था, वोल्केनिक एरप्शन वगैरह था, तो उन सब से उनको एनर्जी मिला। अब इनकी खास बात मैंने क्या बताई कि इनके बाहर एक मेम्ब्रेन हुआ करता था। दे कंटेन अ मेम्ब्रेन अराउंड, they have a lipid membrane around them। इनके बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन हुआ करता था, ठीक है ना, ये एक बात। और अगर दूसरी बात कहे तो ये क्या करते थे, जैसे कि समुद्र में है, समुद्र में तो और भी आपके जैसे कि आपके क्या थे समुद्र में, और भी जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते थे। जिस तरह से एक सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से माइक्रोस्फीयर भी सेल को, उस तरह से माइक्रोस्फीयर भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता था आपका। सेल जैसा प्रॉपर्टी, दे एब्जॉर्ब ग्लूकोज। और इनके अंदर तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी होता था। और ये जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते थे तो ये साइज में बड़े भी होते थे, दे ग्रो इन साइज। ये साइज में भी ग्रो होते थे। और जब ये साइज में ग्रो होके बहुत ज्यादा बड़े हो जाते थे, साइज में ग्रो होके बहुत ज्यादा बड़े हो जाते थे, तो ये बडिंग करके टूट भी जाते थे। तो इनमें बडिंग भी होता था, डिवाइड बाय बडिंग। ये बडिंग से बच्चों डिवाइडेड भी होता था। मतलब कि यही वो माइक्रोस्फीयर था जो आपका क्या बना, एक प्रिकर्सर बना सेल का। तो इसको हम लोग जो है सेल का प्रिकर्सर कंसीडर करते हैं। तो माइक्रोस्फीयर इज कंसीडर्ड टू बी प्रिकर्सर ऑफ सेल। इसको सेल का प्रिकर्सर इसीलिए माना गया क्योंकि इनमें यह प्रॉपर्टी देखने को मिलती थी। इसके बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन हुआ करता था, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी करता था, जो भी सराउंडिंग मीडियम था, ये साइज में भी ग्रो होता था और ये बडिंग से डिवाइड भी होता था बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को नीट में पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटोवॉयंट, क्वासर्वेट्स या फिर जो माइक्रोस्फीयर, इसमें से किसको प्रिकर्सर माना जाता है सेल का, तो आंसर आपका क्या होगा, माइक्रोस्फीयर होगा, ठीक है ना। ओके, सो लाइक दैट। तो इस तरह से जो है आपका क्या हुआ, सेल बनने की शुरुआत हो गई। अब टोटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे किस तरह का सेल आएगा, कि सराउंडिंग से न्यूट्रिशन कैसे लिया जाएगा, ठीक है ना। अब मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो बीच में जो है बहुत सारा डिटेल है, इतना डिटेल पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर जाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई वो घटनाएं खाली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेल बनने का शुरुआत जो है समंदर में किस तरह से हुआ, ठीक है ना।
तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर समझ में आ रहा है आपको तो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा एटलीस्ट कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ एक बार कमेंट करके जरूर बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि समझ में आया कि नहीं। ओके, अब लेटर ऑन क्या हुआ? अब लेटर ऑन ये जो हमारे माइक्रोस्फीयर्स थे इनके साथ क्या हुआ? सो लेटर ऑन जो इवोल्यूशन था ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड था। सो लेटर ऑन द इवोल्यूशन was based on a mode of न्यूट्रिशन, ठीक है ना। सो लेटर ऑन जो भी इवोल्यूशन हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इवोल्यूशन। सॉरी, लेटर ऑन जो इवोल्यूशन हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब कैसे हुआ? सबसे पहले जो आपके माइक्रोस्फीयर्स थे जिनकी बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको, वो माइक्रोस्फीयर्स क्या कर रहे थे? सराउंडिंग में जो भी एनर्जी था उस एनर्जी को वो लोग क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर अपना कैसा था? रिड्यूसिंग था। ये भी मैंने आप लोगों को बोला था, कोई फ्री वहां पर ऑक्सीजन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो हाइड्रोजन था उसने सारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना दिया था? वाटर बना दिया था, जो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम पे। तो कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो सबसे पहले आपके जो माइक्रोस्फीयर्स थे वो क्या थे आपके? दे वर योर कीमो हिट्रोट्रॉप्स। वो कीमो हिट्रोट्रॉप्स थे, मतलब एनवायरमेंट में जो भी उनके पास एनर्जी था, ग्लूकोज वगैरह था, उसको एब्जॉर्ब करते थे और बड़े होते थे साइज में और टूट जाते थे वो, ठीक है ना, फिर से एब्जॉर्ब करते थे, और ये एनारोबिक थे। ओके, अब लेटर ऑन क्या हुआ? समंदर में जितना भी आपका एनर्जी था इन सब ने कंज्यूम करके खत्म कर दिया। अब ये क्या करेंगे? अब इनको अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब इनको चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट क्या हुआ? ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन पे इवोल्यूशन चला। तो समुद्र में जितना भी एनर्जी था इन सब ने कीमो ऑटोट्रॉप्स ने कंज्यूम करके खत्म कर दिया आपका, ठीक है ना। अब ये यहां से किन चीज का इवॉल्व हुआ? यहां से इवोल्यूशन हुआ आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स आए, फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स भी आपके क्या थे? एनारोबिक थे। कीमो ऑटोट्रॉप्स भी एनारोबिक थे, ठीक है। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते थे? अपने फूड को कैसे सिंथेसाइज करते थे? बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, सो दे सिंथेसाइज द फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो समंदर में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था उसके हेल्प से फूड सिंथेसाइज करते थे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो समंदर में अब जो भी फूड हुआ, अब समंदर में जो भी, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक चीजें खत्म हो गई थी, इन्होंने कंज्यूम कर लिया था, अब सरवाइव तो करना था, तो ये अब किस में कन्वर्ट हुए? कीमो ऑटोट्रॉप्स में। और समंदर में जितने भी इनऑर्गेनिक चीजें थी उनको ये क्या करने लगे? कंज्यूम करने लगे अभी अब, और उससे फूड बनाने लगे, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ? फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुआ कि इनमें जो है ऑटोट्रॉप्स थे, तो इनमें इवॉल्व होते होते इनमें जो क्लोरोफिल जैसा आपका क्या आने लगा? पिगमेंट आ गया इनमें, क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट आ गया। फिर ये बन गया फोटो ऑटोट्रॉप्स।
ठीक है ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स भी लेकिन आपके क्या थे, दे आर ऑल्सो एनारोबिक, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, खाली एनारोबिक है, मैंने बोल दिया, ठीक है ना। सो क्लोरोफिल like pigment developed in them, सो इनमें क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट डेवलप हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या करते थे, सनलाइट का यूज करते थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते थे, और ये एनर्जी जो अपने लिए एनर्जी और भी आसान तरीके से बना लेते थे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलो, तो नेहा पॉल हमारे साथ शायद पहली बार जुड़ी है। नेहा पॉल, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, जुड़े रहिए बस, और थोड़ी देर में मैं आपको समझाने वाला हूं सब कुछ, ठीक है ना। अभी जो फोटो ऑटोट्रॉप्स आए थे, ये दो तरह के आए। फोटो ऑटोट्रॉप्स कितने तरह के आए, ये दो तरह के आए, ठीक है। पहला वाले वो थे, अगर मैं इन फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करूं, ये दो तरह के आए। पहले वाले वो थे जो हाइड्रोजन आयन को रिसीव करते थे आपका, मतलब जो हाइड्रोजन डोनर की, मतलब कि आपको पता होगा कि इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन की जरूरत होगी, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस लाइक प्रोसेस चलता था, और ये डोनर के लिए खुद को हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे, तो CO2+H2S, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर के लिए किसको यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग दिस, ओके, कौन से सब्सटेंसेस को, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे थे, जिससे ये लोग क्या बनाते थे, दे मेड ग्लूकोज प्लस सल्फाइड, इनका क्या निकलता था, बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या निकलता था, दैट इज अ सल्फाइड। अगर मैं बाई प्रोडक्ट लिख दूं इस तरह से, ठीक है ना, तो इससे तो इवोल्यूशन में ज्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, इन फोटो ऑटोट्रॉप्स ने हाइड्रोजन डोनर के हिसाब से किसको यूज करने लगे, ये वाटर को यूज करने लगे एज अ हाइड्रोजन डोनर। अब लेकिन जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, वो बाई प्रोडक्ट पूरी कहानी चेंज करने वाला था, पूरे इवोल्यूशन की कहानी चेंज करने वाला था। वो उसको एक बहुत जो है एकदम बहुत बड़े पैमाने पर अब इवोल्यूशन होने वाला था, क्योंकि अब बाय प्रोडक्ट जब वाटर को यूज करने लगे ये लोग एज अ हाइड्रोजन डोनर, तो ऑक्सीजन फिर से देखो फ्री स्टेट में आ गया, जो पहले हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं था। तो यहां पर अब ऑक्सीजन रिलीज होने लगा एज ए बाय प्रोडक्ट, सो ऑक्सीजन रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। बस अब जब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज होने लगा, बस फिर तो इवोल्यूशन जो है, हम ह्यूमंस आ गए, मतलब कि देखते ही देखते जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स में ह्यूमंस आ गए आपके, ठीक है ना। अच्छा, रुखसाना परवीन कह रही है सर क्या ह्यूमन खुद इवॉल्व कर सकते हैं? जी, टाइम टू टाइम ह्यूमन इवोल्यूशन में बताऊंगा कि किस तरह से जीन्स में चेंजेस आता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है ना, किस तरह से ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, क्या क्या आपके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, हम पहले जैसे थे आज ऐसे क्यों हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इवोल्यूशन लेटर ऑन न्यूट्रिशन के मोड पर हुआ, कीमो ऑटोट्रॉप्स आए जो एनारोबिक थे, जो समुद्र में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको कंज्यूम करते थे और एनर्जी लेते थे। अब समुद्र में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो खत्म हो गए, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स आए, ये भी एनारोबिक थे, उन्होंने समुद्र में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे उनको कंज्यूम करने लगे और कंज्यूम करके अपना फूड बना लेते थे। लेटर ऑन इन्हीं में ही क्लोरोफिल जैसा आपका पिगमेंट डेवलप हुआ, फिर बन गए फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स दो तरह के थे, एक जो हाइड्रोजन सल्फाइड को आपका जो है हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज करते थे, जहां पर बाई प्रोडक्ट निकलता था यहां पर सल्फाइड, और दूसरे वाले फिर लेटर ऑन इवॉल्व हुए जो वाटर को यूज करते थे एज अ हाइड्रोजन डोनर। तो यहां पर जो बाई प्रोडक्ट निकला ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इवोल्यूशन का जो रुख है वो बदल गया, और बदल जाने के बाद किस तरह से रुख बदला, अब पहले जो एटमॉस्फेयर हमारा ऑक्सीडाइजिंग हुआ करता था, जो पहले जो एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग हुआ करता था, क्योंकि कोई फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं था, अब तक अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब दोबारा से जो है जब आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स आए जो वाटर को यूज करने लगे एज अ हाइड्रोजन डोनर, अब आपका एनवायरनमेंट में फिर से ऑक्सीजन बढ़ने लगा। नाउ द एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग। तो अब क्या होने लगा, नाउ द एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग
नाउ द एटमोस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो है एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग बन गया, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको। इसको ऑक्सीजन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है आपका, ठीक है। और लेटर ऑन इसके कारण जो है ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ। लेटर ऑन देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह है वो जमीन पर आना कम हो गई। और लेटर ऑन इन ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन आता गया, ये मल्टीसेलुलर बने फिर, ठीक है ना। मल्टीसेलुलर बनने के बाद ये और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, लैंड को इन्वेड किया इन्होंने, तो यहां से फिर जो है इवोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके साथ ही जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पहला टॉपिक था चैप्टर का, ये हमने कंप्लीट कर दिया, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मेरे ख्याल से यहां तक आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों। तो हमने जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो टॉपिक है वो खत्म कर दिया। तो अगले क्लास से जो है हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बच्चों थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए क्लास करने के लिए, ठीक है ना। और कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेके। तो ये टॉपिक मैंने आपका क्लियर किया है, तो जितना समझ में आया अच्छी बात है, अगर कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट में मेरे को जरूर पूछिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।